मैंने अपना स्कीम में हमें बोल दिया, डिटेल दिया है, इसलिए मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाली साहब को रिस्पॉन्स ही करिएगा, आवाज भी ना आए। जी जी सब टाइम आ रही है आपकी आवाज बच्चे, जब नहीं आएगी ना मैं बता दूंगी। जी जी ठीक है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो इसकी डिस्कवरी में हम देखें तो एक साइंटिस्ट नाम रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1831 में इसको डिस्कवर किया। इससे पहले ये समझा जाता था कि सेल एक एम्प्टी स्पेसिस है, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने जब सेल को डिस्कवर किया तो इसमें से कोई भी एक फॉर्म नजर नहीं आ रहा था। बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई रिसर्च के अंदर, इसी तरह सेल में बहुत सी ऑर्गेनाइज को डिस्कवर किया गया। इस तरह निकोलस और रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर 1831 में किया। और उसके बारे में अभी पोजिशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी पोजिशन के बारे में डिस्कस करें तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंट होती है। मीन कि एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है। ठीक है, इसकी वजह से ड्यू टू पीसेस और लार्ज फ्लूइड की वजह से ये एनिमल सेल में सेंटर में पाया जाता है और प्लांट सेल में पेरिफेरल पाया जाता है। ठीक है, समझ आ गई। और उसके बाद हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस जानेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या चाहिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियस में वैरायटी होते हैं, ज्यादातर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन बट कुछ सेल ऐसे बाई न्यूक्लिएट होते हैं, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, कोई पोली होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, इसके बाद की नंबर ऑफ न्यूक्लियस के ज्यादातर वैरी नहीं चलते, ज्यादातर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और जैसे ज्यादा सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल ऐसे हैं जो बाइन्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, और इसमें 2 न्यूक्लियस, जैसा कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो यहाँ पर प्रोटोजोम में पैरामीशियम के एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। ठीक है, जिसमें 2 होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, इसी तरह हम पॉलीन्यूक्लिएट सेल भी हो सकते हैं, जिसमें ज्यादातर न्यूक्लियस हो सकते हैं। मेरी बात हॉस्टल में है, इसलिए दोस्त बोल रहे हैं तो आवाज मिस्टेक बाहर से बहुत शोर में रहा है, तो होते हैं बाइन्यूक्लिएटेड और पॉलीन्यूक्लिएट भी पाई जाती है। ठीक है, और मैंने बाइन्यूक्लिएट की भी एग्जांपल दी कि जैसे मतलब है कि प्रोटोजोम में पैरामीशियम में मैक्रो और माइक्रो पाए जाते हैं। इसमें पॉलीन्यूक्लिएट सेल भी हो सकते हैं, जिसमें ज्यादातर न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। जैसा कि फंजाई में मल्टी न्यूक्लिएट मास होता है, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस की ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसकी अपीयरेंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपीयरेंस क्या होती है। ठीक है, सेल की याद रखना, सेल की 2 तरह की स्टेट होती हैं। जबकि न्यूक्लियस सेल में स्टडी करते हैं ना, जब हम न्यूक्लियस में सेल की स्टडी करते हैं तो हमें नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सेल नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर है। ठीक है, जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो सेल में नॉन डिवाइडिंग सेल स्टेट के अंदर सेल होता है। जैसे हम डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड होता है तो प्रोफेज के अंदर हमने पढ़ा था आई थिंक कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को देखा हो तो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में या फेज में इसको स्टडी करते हैं। याद रखना, न्यूक्लियस को नॉन डिवाइडिंग फेज में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये कंपोनेंट जो आ जाता है इसके सेल के न्यूक्लियस के, मीन के न्यूक्लियर, उसके बारे में कौन कौन से कंपोनेंट मीन के एक करके हम डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक इन्वेल्व होती है, जिसे न्यूक्लियर इन्वेल्व कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर पोर भी होता है, जिसमें वैरायटी ऑफ हो सकता है प्रोटीन की। ठीक है, आगे न्यूक्लियर इन्वेल्व होता है, और दूसरा न्यूक्लियर पोर होती है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोलस होता है, और 5 1 क्रोमैटिन मटेरियल होता है। इसके 5 कंपोनेंट है। फर्स्ट वन न्यूक्लियर इन्वेल्व होता है, सेकंड वन न्यूक्लियर 4 होता है, थर्ड वन न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, और फोर्थ वन न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, फाइनल क्रोमैटिक मटेरियल जिससे क्रोमोसोम वगैरह हो, ये सब वन हम डिस्कस करेंगे। अब हम इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते
लिंक सेंड करता हूँ पब्लिक चैट में इधर से। इधर से नाम दोस्त चैट हो सकती है, कुछ सेंड नहीं हो सकता। आवाज आ रही है सबको, क्लियर है? लगता है सब सो गए हैं, मैं ऐसे बोली जा रहा हूँ। आपकी आवाज थी वो कट रही थी। वैसे मैं कह रहा था सबको कि आवाज ठीक है पूछ रहा हूँ। अभी है, आप जब मेरे साथ भी ऐसा होता है तो पिक्चर कोई देखना चाहता तो गैलरी ओपन की थी। मैंने गैलरी ओपन नहीं की थी, जिस चीज से पब्लिक चैट से मैं वो सेंड करने लगा था तो बस कुछ भी नहीं हुआ। वैसे वहां सबसे की सब फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है न्यूक्लियस की, जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। इसमें हम देखेंगे कि बाहर की तरफ इनवेलप नजर आ रही है, जहाँ से बाहर की तरफ इनवेलप नजर आ रही है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर इनवेलप, ठीक है? और ये हमेशा याद रखना कि ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है? मगर ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है? और कुछ ऑर्गेनेली सिंगल भी होती है, कुछ नॉन मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है? इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटॉन्स के साथ इस तरह क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह न्यूक्लियर इनवेलप में नॉन मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है? अब हम एग्जाम्पल देखिए, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? इसी तरह न्यूक्लियर इनवेलप में एक डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? इसमें पूर्ण मेम्ब्रेन नहीं हो सकते, दोनों मेम्ब्रेन इंटरवल, ठीक है? आपको कहा कि डबल मेम्ब्रेन, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का, ठीक है? हम सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर की करते रहेंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने सेंड की थी व्हाट्सएप पे, उसके साथ देख, ठीक है? न्यूक्लियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि बाहर की तरफ से हम यहाँ से नजर भी आ रही थी कि बाहर की तरफ से एक इनवेलप है, इनवेलप नजर आ रहा है, जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियर इनवेलप, ठीक है? और हमेशा याद रखना ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है? ये डबल मेम्ब्रेनस होती है। कुछ ऑर्गेनेली होती हैं जो डबल होती हैं और सिंगल, और कुछ मेम्ब्रेनस होती हैं, ठीक है? ये याद रखना कि ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है? इस तरह जैसे हमने रात पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, ठीक है? हमने कहा कि न्यूक्लियर में डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है। ये दोनों ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन इंटरवल के साथ एक दूसरे के साथ फ्यूज करने के बाद पोर डेवलप करती है, ठीक है? फ्यूज करने के बाद पोर डेवलप करती है, और इन पोर को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है? और इनको दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है? ये हम न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आपको समझ आ गई क्या? मैंने कहा कि जो सी न्यूक्लियर डेवलप होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है? वो इंटरवल के साथ फ्यूज होकर न्यूक्लियर पोर बनाती है, और इन न्यूक्लियर पोर को हम न्यूक्लियर पोर का नाम देते हैं, ठीक है? चलो शुक्र है भी समझ आ रही है, ठीक है? आगे हम क्वेश्चन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जिसे हमने कहा था न्यूक्लियर पोर्स का दूसरा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स किससे बना होता है? इसका ये कंपोज कहाँ से होता है? दिस इज कंपोज और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है? इसे न्यूक्लियर प्रोटीन कहती है। न्यूक्लियर प्रोटीन के फंक्शन में ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन कहती है, ठीक है? दूसरा फंक्शन आ सकता है मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के ऊपर होता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है? दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? इसका मतलब ये है, मैंने इंग्लिश में बोला, शायद आपको मैम आवाज आ रही, सबको आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस, इसका मतलब ये है कि
इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यूक्लियस के अंदर से हमें मैट्रिक्स मिल रहा है, जैसे मैंने बताया कि इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रॉन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म व्हिच इज द मैट्रिक्स ऑफ द सेल। ठीक है, क्योंकि अंदर से हमें मैट्रिक्स भी मिल रहा है, ठीक हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म के सूत्र में, व्हिच इज द कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाद देखिए तो हमें साइटोप्लाज्म मिलता है। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान जितनी भी एक्सचेंज हो रही होती है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान जितनी भी एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है, इसे हम न्यूक्लियोपोर्स होती है। ठीक है, ये सब आपको फिर अगेन बता रहा हूँ कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान जितनी भी एक्सचेंज हो रही होती है ना, ये न्यूक्लियोपोर्स होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में होता है, अब सवाल ये है कि हमें एग्जाम में कुछ आ सकता है कि इनमें कौन से मटेरियल है जो न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं और वो कौन से मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, इसकी बात करें तो इसमें के अंदर डीएनए होता है और डीएनए से मतलब आरएनए बनता है। ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, ये भी आपको पता होगा, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। ठीक है, और जब हम आरएनए से डीएनए बन जाएगा तो वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्या किया है, क्या सॉरी पता था कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से मटेरियल है जो न्यूक्लियस से बाहर जाती है और वो कौन से मटेरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने कहा समझ आ रही सबको, कुछ मुझे रिस्पॉन्स दिया ताकि मैं आगे अपनी मंजिल की तरफ गामजन हूँ। बनता है, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस है। ठीक है, जब आरएनए से डीएनए बन जाएगा तो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। ठीक है, थोड़ा कोर, वो उस कोर से, वो कौन सा कोर क्या हमने बात की, न्यूक्लियर कोर, उससे बाहर निकलेगा इनके साइटोप्लाज्म में और उनके साथ जाके राइबोसोम के साथ अटैच होकर प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। इसका मतलब है थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता था कि मतलब है कि बाहर और अंदर साइटोप्लाज्म में इनकी एक्सचेंज होती है और कैसे होती है। ठीक है, ठीक है, और इसमें मतलब हो सकता है कि बहुत सारे एंजाइम है जो इस फिनोमेना को में रिक्वायर होते हैं, जैसा कि मतलब आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये सब सारे एंजाइम क्योंकि प्रोटीन होते हैं, आपको पता होगा ये सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन सेंसिटिव हो रही होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म से वो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाती है। ठीक है, अब आप समझ आ रही होगी आप यहाँ से अंदर की तरफ क्या जा रहा है, यहाँ से बहुत सारी प्रोटीन इसके अंदर मूव कर रही है। ठीक हो गया, यहाँ से अंदर क्या जा रहा है, प्रोटीन मूव कर, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर पोर के जोन से वो मटेरियल एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। ठीक होगा, इसका मतलब ये हो गया न्यूक्लियर पोर वो मटेरियल की एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? Any question? कि आपकी डायग्राम में मैंने व्हाट्सएप पे सेंड की थी, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड से एंड पे उसके मैट्रिक्स नीचे सा लिखा हुआ है कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा इसका करेंगे, जिसके मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, ये मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, इसमें एंजाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्री न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, ये पॉइंट है, फ्री न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। इनका काम क्या होता है? ठीक है, जो काम ये होता है जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होती है। ठीक है, स्ट्रैंड बांध होते हैं। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ के आगे चले जाते हैं। ठीक है, उसके आगे मेटल भी होते हैं, आयरन भी होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखना कि स्ट्रैंड प्रोटीन में इसमें कंपोजिशन के तौर पर न्यूक्लियोटाइड में वो लगा करती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको डायग्राम स्ट्रक्चर सेंड किया ना जैसे, ठीक है, इसके आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियर इनवेल्प कहा था, जिसे हम न्यूक्लियर इनवेल्प कहा था, ये आउटर मेम्ब्रेन सी न्यूक्लियस के इसके साथ नेटवर्क ऑफ चैनल है जिसे ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके साथ नेटवर्क ऑफ चैनल है, ट्यूब्यूल कहते हैं, कनेक्ट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, मतलब है कि जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकल कहते हैं। ठीक है, इसके साथ राइबोसोम अटैच है जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम कहाँ गई। अब आपको समझ लगता है और भी रही है, नहीं भी आ रही लग रहा है मुझे। मैंने ये कहा कि अब ये आउटर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के साथ नेटवर्क ऑफ चैनल और ट्यूब्यूल जिसे कहते हैं, ठीक है, जैसे मैंने शो भी किया उधर के मतलब है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच है, जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ आ रही है? आगे फिर एक और क्वेश्चन करता हूँ आपसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और यहाँ पर हमको राइबोसोम की नजर क्रोमोसोम भी नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैं व्हाट्सएप में मैंने सेंड किया ना जैसे यहाँ पे जो से यहाँ राइबोसोम नजर आ रहा है न्यूक्लियोटाइड के साथ ऊपर दाएं दिमाग के, और राइबोसोम के अटैचमेंट एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हो रही है, हमको नजर आ रही है, ठीक है, और दो साथ राइबोसोम आउटर न्यूक्लियर एनवेलप के साथ भी अटैच होते हैं, ठीक है। कहाँ पे अटैच होते हैं? एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे में नजर आ रही है अटैच है, और दूसरा आउटर राइबोसोम न्यूक्लियर एनवेलप पे भी हमके साथ अटैच है, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखने वाला है कि हम कहाँ पे अटैच है, राइबोसोम नजर आ रहे हैं जो उनसे हमको, और राइबोसोम फर्स्ट वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, देन सेकंड वन आउटर न्यूक्लियर एनवेलप के साथ भी वो अटैच है, ठीक होगा। हाँ जी, एनी क्वेश्चन कुछ आगे फिर हम फोर्थ वन न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मुझे हिंट दीजिएगा न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक हो गया। न्यूक्लियोलस के एक से ज्यादा भी हो सकता है, वैसे हम एक से ज्यादा भी हो सकता है जिसके हम न्यूक्लियोलाई भी कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में हम इसके डिस्कस करें तो ये स्ट्रक्चर में एक याद रखना कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, एक इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती इसके, याद रखना कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बट इसमें रीजन होते हैं, ये याद रखना। न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती बट इसमें रीजन होते हैं जो कि बाहर की जानिब ग्रैन्युलर नजर आते हैं, और आउटर ग्रैन्युलर रीजन दिस इज कॉल्ड आउटर ग्रैन्युलर, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। न्यूक्लियोलस होता है जिसे हमने मैंने कहा कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, ठीक है, वो कोई ऑर्गेनेली बट इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती बट इसमें रीजन होते हैं जो बाहर की जानिब ग्रैन्युलर नजर आ रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड आउटर ग्रैन्युलर रीजन, ठीक है। जो बाहर की जानिब उसे क्या कहते हैं? आउटर ग्रैन्युलर रीजन, ठीक है। और जो सेंटर के अंदर नजर आ रहा है इसे कहते हैं हम मिडल और सेंटर फिब्रिलर रीजन, क्योंकि मैंने आपको ये डायग्राम में भी दिखाया कि ऊपर ये ऊपर न्यूक्लियोलस के आगे ऊपर दो रीजन बन जाते हैं, ना के ऑर्गेनेली बनती है। मैंने फर्स्ट वन आपको बताया कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती बट इसमें दो रीजन होते हैं, जिसको हम फर्स्ट वन आउटर ग्रैन्युलर रीजन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है मिडल या सेंटर फिब्रिलर रीजन जिसे बोलते हैं, ठीक है सर। इसका ओवरऑल फंक्शन न्यूक्लियस का ये हो सकता है प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन ये सेंट्रल फिब्रिलर रीजन और आउटर ग्रैन्युलर रीजन क्या होता है, मतलब है कि सेंट्रल फिब्रिलर रीजन कौन सा होता है, ठीक है, प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए, ठीक है, मतलब है यहाँ पर दो चीजें बनती हैं जिन्होंने राइबोसोम बनाने होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल फिब्रिलर रीजन में क्या होता है कि यहाँ पर वो चीजें बनती हैं जिन्होंने राइबोसोम बनाने होते हैं, ठीक है, जबकि आउटर ग्रैन्युलर रीजन यहाँ पर राइबोसोमल सब यूनिट की असेंबली होती है, मेन की क्या होता है कि प्रीकर्सर फॉर राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक हो गया। आउटर सेंट्रल फिब्रिलर रीजन में क्या हो सकता है कि वो चीजें जहाँ चीजें हमने बनानी होती है, ठीक है, इन्हें राइबोसोम बनते हैं, और जहाँ राइबोसोमल सब यूनिट की असेंबली होती है, ठीक है, जहाँ मैंने कहा कि प्रीकर्सर फॉर राइबोसोमल सब यूनिट, इसे क्या कहते हैं? आउटर ग्रैन्युलर रीजन, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन? जब सेल डिवाइड होता है ना, जब सेल डिवाइड होता है तो इसे क्रोमैटन कहते हैं, ठीक है। जब सेल डिवाइड होता है इसे क्या कहते हैं? क्रोमैटन कहते हैं। जब डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो इसे क्रोमोसोम कहते हैं। फर्स्ट नहीं सॉरी मैंने गलती प्लान बोल दी कि जब सेल डिवाइड नहीं होता तो इसे क्रोमैटन क्लास में होता है, और जब सेल डिवाइड हो जाता है तो इसे क्रोमोसोम में चला जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर जो पार्ट हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये सेंट्रल पार्ट है जिसके साथ
आर्म्स अटैच है ना, जिसके साथ हमारा मैंने डायग्राम सेल की थी, सेल की ये क्रोमोसोम की, ठीक होगा। क्रोमोसोम के अंदर जो है हमको सेंटर पार्ट में जिसके साथ हम आर्म अटैच है ना, इसको हम सेंट्रोमेर कहते हैं, जिसमें ये सिस्टर क्रोमैटिड जो आर्म अटैच है इसे सिस्टर क्रोमैटिड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो आर्म अटैच है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमेर कहते हैं। इसके बाद हमको आर्म्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले थोड़े से छोटे आर्म होते हैं, नीचे वाले थोड़े से लॉन्गर टाइप के होते हैं। उनको अगर मतलब वर्ड यूज करते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड, आपको पहले भी कहा कि दोनों के लिए वर्ड हम यूज करते हैं, जो आर्म इसके लिए हम यूज करते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। और जो से हम आम नजर आ रहे हैं, आम के आम को आम नजर आ रहे हैं, खाद्य नजर आ रहे हैं हमको, उनके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। एक आम होता है, आम को जैसे आम जो आपको हम क्या कहा है सिस्टर क्रोमैटिड का, ठीक है। उसके अंदर फाइबर होता है, फाइबर के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। ये डीएनए होता है। और इसके ऊपर मैंने डायग्राम बनाई, डायग्राम के ऊपर ये कुछ टिप्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर मैंने थोड़ा सा ब्लैक करके दिखाई है, ये टिप्स नजर आ रही है, इसको हम टीलोमेर कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, टीलोमेर। और दूसरा नाम इसका जंक भी है, ठीक है, इसका दूसरा नाम जंक भी है, ठीक है ना। इसका फंक्शन, टीलोमेर का फंक्शन क्या हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी क्रोमोसोम के साथ जो अटैचमेंट है इससे निजात पाने के लिए, बचाने के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। मतलब है कि इसका मतलब ये हो सकता है क्रोमोसोम को अटैच होने नहीं देती, उससे बचाती है, ठीक है। ये इसका टीलोमेर का फंक्शन है, जो इसे आपको दिखाया कि टिप्स ऊपर नजर आ रही है, इसे टीलोमेर कहते हैं, जंक भी कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो सकता है, क्रोमोसोम को अटैचमेंट से बचाने के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। और बाकी जितना भी डीएनए होता है ना, बाकी याद रखना भी जितना भी डीएनए होता है इस क्रोमोसोम के अंदर, इसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। हम यूज की हुई है हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, ठीक है। इस दो मैंने टर्म यूज की हुई है, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। वो भी काम हो गए, बच्चे भी चले गए सारे, मेरा टॉपिक भी एंड पे बस फिनिश होने लगा है, तो कुछ नहीं होता, आप तो ले लें, मैम भी सुन रही है। अभी कम तो नहीं हुए, सारे ही हैं, तो थोड़े से कम हो गए है हमारी भी है, अंजाब कंजा एक मेरा भाई कोई है, बस मेरा भी टॉपिक एंड होने वाला है, कि मतलब मैंने बता दिया कि क्रोमोसोम के बारे में बता रहा था, ठीक है। इसमें अब मैंने बता दी ये जो उनका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कि पहले मैंने ये बताया कि इसके फाइबर होते हैं, हम क्या कहते हैं क्रोमोसोम या क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। ये सेल डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने क्या कहा कि जब सेल डिवाइड नहीं होता तो इसे क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक हो गया। जब सेल डिवाइड नहीं होता इसे क्रोमैटिन, जब सेल डिवाइड हो गया तो इस क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ठीक हो गया। क्रोमोसोम के अंदर मैंने कहा कि नजर आ रहा था कि एक सेंटर पार्ट और सेंटर होता है जिसके साथ आर्म अटैच होते हैं, ठीक हो गया। अब समझ सबको आ रही होगी, लगता है भी ठीक आ रही। उसके साथ आर्म अटैच होता है जिसको हमने कहा कि अक्सर हम पढ़ते हैं कि सेंटर में जो क्रोमोसोम में फर्स्ट में सारा समझ रहा है कैसे होता है, जिससे हम अटैच होते हैं, आर्म अटैच होते हैं, सेंटर में कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आर्म को नजर आ रहे हैं कि ऊपर वाले आर्म थोड़े छोटे होते हैं, नीचे वाले लोगों टाइप के होते हैं। उन दोनों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, हमें कि इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिस्टर क्रोमैटिन, सिस्टर क्रोमैटिन करते हैं, क्योंकि हम फाइबर नजर आ रहे हैं इनके अंदर डीएनए होता है, ठीक होगा। ये जो सा फाइबर नजर आ रहे हैं इसके अंदर डीएनए होता है, ये ऊपर वाले मैंने बनाया ना, ठीक है। इसके अंदर फाइबर होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। वो ऊपर वाली जो सी मैंने टिप्स बनाई, ऊपर टिप्स है ना, वो ऊपर वाली जो टिप्स नजर आ रही है हमको, इसे हम टेलीमोड करते हैं, ठीक है। टेलीमोड का फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम के साथ जो अटैचमेंट है ना इससे बचाने के लिए फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जिसका दूसरा नाम जंक भी है, वो क्रोमोसोम के साथ अटैचमेंट बचाने के लिए टेलीमोड की फंक्शन है, ठीक है। और मैंने और कहा
के जितना भी डीएनए होता है ना क्रोमोसोम के अंदर, इसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। जितना भी डीएनए है हमारे अंदर, ठीक है, इसके हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं और टर्म यूज करते हैं इनके हेट्रोक्रोमैटन और यूक्रोमैटन। 2 टर्म यूज करते हैं, हेट्रोक्रोमैटन और यूक्रोमैटन, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटन क्या होता है कि ये ऐसा पार्ट है डीएनए का, ये हेट्रोक्रोमैटन कौन सा है, ये ऐसा पार्ट है डीएनए का दैट फाउंड ऑलवेज इन कंडेंस फॉर्म, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, थोड़ा सा शोर था इसलिए कि हेट्रोक्रोमैटन क्या है, हेट्रोक्रोमैटन ऐसा पार्ट है डीएनए का दैट फाउंड ऑलवेज इन कंडेंस फॉर्म, और वो ट्रांसक्राइब नहीं होते, आगे इंफॉर्मेशन पास नहीं करते। याद रखना कि ट्रांसक्राइब नहीं होते और इंफॉर्मेशन पास नहीं करते। ये डीएनए का ऐसा पार्ट होता है कि जहाँ पे कंडेंस फॉर्म, ठीक हो गया। और दूसरा मैंने कहा कि यूक्रोमैटन, ये सिर्फ डिवीजन सेल के दौरान कंडेंस होते हैं, ठीक हो गया। डिवीजन जब सेल की डिवीजन होती है उस टाइम पे कंडेंस होते हैं, उसके बाद फॉर्म नॉन ओपन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये कंडेंस नहीं होते, सेल डिवीजन के दौरान कंडेंस होते हैं, उसके बाद ये एक्सप्रेस हो जाते हैं, एक्सप्रेस होकर ट्रांसक्राइब होकर इंफॉर्मेशन पास आउट करने लग पाता है। तो मेन डिफरेंस में यही हो सकता है कि ये ट्रांसक्राइब नहीं करते और इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं करते, ठीक है। और दूसरा मतलब ये है कि ये एक्सप्रेस होते हैं, ट्रांसक्राइब होते हैं और इंफॉर्मेशन पास आउट कर देते हैं, ठीक हो गया। ये मैंने आज क्या दोबारा थोड़े गेम कर देता हूँ कि मैंने आज का हमारा टॉपिक था न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया कि न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। ये यूकेरियोटिक सेल न्यूक्लियस के बारे में वैलिडियन सेल होते हैं, ज्यादातर सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ सेल में जो बायोन्यूक्लियस होते हैं इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात है मैंने की कि प्रोटोजोआ होते हैं, पैरामीशियम की एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि इसमें मैगो माइक्रो होते हैं, ठीक है। इस तरह पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं, सेल भी हो सकते हैं, इसमें ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, जैसा कि फंजाई है, ठीक है। फंजाई में मल्टी न्यूक्लिएट मैथ हो सकता है, मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मैंने पेरेंट्स की बात की तो पेरेंट्स क्या होती है, इसकी सेल की 2 तरह की स्टेट पाई जाती है, ठीक है। न्यूक्लियस में सेल में स्टडी करते हैं तो हमें नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सेल एक नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर होता है, ठीक है। सेल जैसा कि हम सेल डिवाइड होता है ना, पहले की मैंने क्या कि पेरेंट्स के मतलब कि नॉन डिवाइडिंग सेल की फेज में होता है। जब सेल डिवाइड होता है तो पूरा फेज के अंदर हम अपना था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, मैंने अगेन दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा न्यूक्लियर एक नॉन डिवाइडिंग फेज में इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग स्टेज में हम बाद डिस्कस करते रहे। फर्स्ट मैंने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक हो गया। ये याद रखने वाली बात है कि जैसा कि लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन भी होती है, नॉन मेम्ब्रेनियन भी ऑर्गेनेलिया होती है, ठीक हो गया। ये याद रखने की बात है कि न्यूक्लियस एक डबल ऑर्गेनेली होती है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि तो दोनों मेम्ब्रेन जो सी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है वो मेम्ब्रेन इंटरवल के साथ फ्यूज करके यहाँ पर कोर डेवलप करती है, ठीक है। जिसे हम नाम दिया न्यूक्लियर पोर का, और जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे मैंने कहा कि न्यूक्लियर पोर हम किससे बना होता है, ये कंपोज होता है प्रोटीन में भी होता है, न्यूक्लियर जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। अगर चेन ऑफ न्यूक्लियर भी होता है, ठीक है। चेन ऑफ न्यूक्लियर कैसे होता है, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर ठीक होगा। अब मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स मिलता है, अंदर है क्या करेंगे न्यूक्लियस के जो अंदर है मैट्रिक्स से हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म करेंगे ना, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाद देखे तो साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, ठीक है। वो जो न्यूक्लियर प्लाज्म साइटोप्लाज्म जितनी भी एक्सचेंज हो रही होती है ना, न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म में जितनी भी एक्सचेंज हो रही है वो न्यूक्लियर पोर से हो रही होती है, ठीक है। समझ आ रही सबको, थोड़ा सा मुझे हिंट देना।
आवाज आ रही सबको? जी जी शुक्रिया जी शुक्रिया। मैंने कहा कि न्यूक्लियर प्लांट और साइटोप्लाज्म के दरमियान जितनी भी कोई एक्सचेंज हो रही होती है ना, वो न्यूक्लियर पोर्स से हो रही होती है। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन एक मतलब है कि अपनी तरफ से निकालने की कोशिश की कि शायद एग्जाम में आ जाए, कि सवाल ये होता है कि मतलब एग्जाम में आ सकता है कि तो कौन कौन सी मटीरियल है जो न्यूक्लियस से बाहर रहते हैं और वो कौन सी मटीरियल है जो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। ठीक है, इसकी बात करें तो उसके अंदर डीएनए आता है और डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बन जाएगा, ये आपको हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनता है। ठीक है, जब आरएनए से डीएनए बना तो वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। ठीक है, वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा थ्रू द पोर, वो पोर जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स थे, थ्रू द पोर से बाहर निकलेगा इनटू द साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में वो इनके साथ जाकर राइबोसोम के साथ अटैच होकर प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया, प्रोटीन जब बनाना शुरू कर देगा और बहुत से सारे एंजाइम भी होते हैं इसके फिनोमेना में रिक्वायर होते हैं, मतलब है कि आरएनए पॉलीमरेज हो सकता है, डीएनए पॉलीमरेज हो, सारे एंजाइम और कुछ प्रोटीन होते हैं कि प्रोटीन सेंसिंग हो रही होती है साइटोप्लाज्म में और वो प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर डाल जाती है। इसका मतलब ये है कि ये हुआ कि यहाँ से बाहर क्या आ रहा है, मतलब यहाँ से बाहर क्या आ रहा है, आरएनए सेंसिंग वो के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ से अंदर की तरफ क्या जा रहा है, यहाँ से बहुत सारी प्रोटीन इसके अंदर मूव कर रही है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर पोर जो से है वो मटीरियल की एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, मटीरियल की एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं। मैं भी थक गया बोल के। ठीक है, आगे मैं दो कंपोनेंट पढ़ लिए, थर्ड कंपोनेंट मतलब कंपोजिशन के आगे न्यूक्लियर प्लाज्म मैंने कहा कि मिक्सचर प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, इसमें फ्री न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आयरन पाए जाते हैं, स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। ये मैंने कहा कि चलो फ्री न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। फिर जो न्यूक्लियोटाइड भी मतलब बात करें तो इसका काम क्या होता है, इसमें क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, वो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होती है जिसके साथ स्ट्रैंड बांध के वो काम परफॉर्म कर देता है। ठीक है, अभी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ साथ नेटवर्क की जगह मैंने आपको डायग्राम में बनाया कि आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के साथ नेटवर्क को ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो मतलब है इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसके साथ राइबोसोम अटैच है। ठीक है, दायनमा जिसकी वजह से इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस के साथ आउटर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम राइबोसोम भी हमको नजर आ रहे हैं, जो दायनमा आपको बताया कि दायनमा नजर आ रहा है। राइबोसोम के अंदर अटैचमेंट एक तो अटैचमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है नजर आ रही है हमको, और दूसरी अटैचमेंट आउटर न्यूक्लियर वेब की हमें नजर आ रही है। ठीक है, वो अटैच होती है। ठीक है, ये भी पॉइंट हमें याद रखने वाला था। अगर फोर्थ वाले न्यूक्लियस की बात की तो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियोलस ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकता है, जिसे न्यूक्लियोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना, ये स्ट्रक्चर नॉन मेम्ब्रेनस होती है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, बट इसमें रीजन होते हैं जो कि बाहर की जानिब ग्लैंडुलर नजर आ रहते हैं। ठीक है, जिसे आउटर लैमिनर रीजन कहते हैं, जो सेंटर के अंदर नजर आ रहे थे इसे कहते हैं कि मीडल या सेंटर फिब्रिलर रीजन इसे बोलते हैं। ठीक है, सेंटर फिब्रिलर रीजन मतलब क्या होता है, प्रोटीन राइबोसोमल आरएनए और डीएनए। ठीक है, इसको काम के यहाँ पर दो चीजें बनती है जिन्होंने राइबोसोम बनाने होते हैं। सेंटर फिब्रिलर रीजन में क्या होता है कि जिन्होंने राइबोसोम बनाने होते हैं। ठीक हो गया, और आउटर ग्लैंडुलर रीजन जहाँ पर राइबोसोम सब यूनिट की असेंबली होती है, मीन की क्या होता है प्रीकर्सर फॉर सब यूनिट राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, आगे जहाँ सेंटर फिब्रिलर जहाँ पर राइबोसोम बनते हैं, और मतलब आउटर ग्लैंडुलर रीजन में क्या होता है कि यहाँ पर राइबोसोम सब यूनिट की असेंबली होती है। ठीक हो गया, अगर पहले वाला पॉइंट था हमारा क्रोमोसोम का, जहाँ पे हमने कहा था शुरू में मैंने कहा था क्रोमैटिन से अब आगे हम क्रोमोसोम होगा, और क्रोमोसोम के बारे में मतलब है कि हम सेल के अंदर नजर आ रहे हैं हमको, फिब्रिलर धागे से नजर आ रहे हैं हमको, इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और
क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड नहीं होता, याद रखो जब सेल डिवाइड नहीं होता तो क्रोमैटिन हम कहेंगे सब। जब सेल डिवाइड नहीं होता तो इसे क्रोमैटिन से, जब सेल डिवाइड हो जाता है तो इसे क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर हमें नजर आ रहा है कि मतलब है कि नजर आ रहा है जैसे हम क्रोमोसोम के अंदर के सेंट्रल पार्ट में जिसके साथ आर्म्स अटैच है ना, आर्म्स अटैच, ठीक है, उस अटैचमेंट को सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर, ठीक है, आप याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ आर्म देते हैं, नजर आ रहा है आर्म ऊपर वाले थोड़े से छोटे होते हैं, ठीक है, और नीचे वाले थोड़े से लॉन्गर टाइप होते हैं, जो कि हमने इस्तेमाल किया है जिससे नॉन सिस्टर सॉरी सिस्टर क्रोमैटिन का नाम देते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन जो होते हैं, ठीक है, इसे हम सिस्टर क्रोमैटिन का नाम देते हैं। क्योंकि हम फिब्रिल नजर आ रहे हैं, इनके अंदर डीएनए होता है। फिब्रिल ये आपको फिब्रिल ये टेलीमोर के नीचे थोड़ा सा होता है। टेलीमोर जो कि आपको बताया कि टेलीमोर क्या होता है, टिप्स होती है ना ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर टिप्स, उसे टेलीमोर का नाम देते हैं, ठीक है। टेलीमोर के नीचे थोड़ा सा ना, अगर डायग्राम में ऊपर होता तो मैं आपको पता कि ये है और ये पॉइंट ये क्रोमैटिन मटेरियल है और ये क्रोमैटिन मटेरियल है, इधर सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर है और यहाँ पे डीएनए है, ठीक है। तो ये आपको बताया कि इसे सिस्टर क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। ऊपर टिप्स का हमने टेलीमोर का नाम दिया जिसे जंक भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शंस का मतलब है टेलीमोर का क्या फंक्शन क्या है, या फिर इसको मतलब अटैचमेंट से बचाने के लिए फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। जितना भी मतलब डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। जो हम बेसिकली हम टाइम यूज करते हैं, मतलब आपको पहले बताया हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, ठीक है। ये डीएनए में मतलब है कि 2 पार्ट में होता है, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है कि ये वो पार्ट है डीएनए का जहाँ पे फाउंड इन ऑलवेज इन कंडेंस्ड फॉर्म में, ठीक है, और वो ट्रांसक्राइब नहीं होते और आगे इंफॉर्मेशन पास नहीं करते, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मतलब ट्रांसक्राइब नहीं होते, ठीक है, और आगे इंफॉर्मेशन पास नहीं करते। जबकि यूकोमेटन क्या होता है सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान में मतलब है कि कनेक्ट होता है और इससे फाउंड इन ओपन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद वो एक्सप्रेस हो जाता है, ट्रांसक्राइब भी होता है और इंफॉर्मेशन पास करता है। उसके बाद क्या था वो हेटेरोक्रोमैटिन ट्रांसक्राइब नहीं होता, ठीक है, इंफॉर्मेशन पास नहीं करता, ये एक्सप्रेस होता है, ट्रांसक्राइब भी होता है, इंफॉर्मेशन इजीली पास हो सकता है। तो ऐसा लगा मेरे लेक्चर आप सुनने के लिए थैंक यू। सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरा लेक्चर सुना और मेरे